बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो है वो हम 2 करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो यहाँ देखिए, ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा। हर वीडियो में यही है कि पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। बग़ैर प्लेलिस्ट में जाए आपके मसले हल नहीं होंगे। प्लेलिस्ट तक जाइए, मैं बता देता हूँ कैसे। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट होंगी, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, चैप्टर नंबर 1, 2 और ये 3 चल रहा है अभी। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वो भी बना चुका हूँ मैं। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 भी हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी भी वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी होंगी। ये जो 3 क्योंकि सीरीज़ चल रही हैं इस वक्त, मैं बताता रहता हूँ। ये पार्ट 2 जो लिखा हुआ है ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स का है, न्यू बुक जो अभी आई है, चैप्टर नंबर 20 AC सर्किट्स का। ये 5 जो है ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का। और ये 2 जो लिखा हुआ है ये चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का। तो इसलिए ये नंबर्स लिखे हैं, इससे मुझे याद रहते हैं कि अभी मैं कौन से पार्ट पर हूँ, किस सब्जेक्ट के। 3 वीडियोस बन रही हैं, 3 वीडियोस जो है अपलोड हो रही हैं। तो बहरहाल अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरफ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरफ मैंने 3 मसलों की तरफ आपके इशारा किया था कि 3 मसले, और पिछली वीडियो में मैंने चौथा मसला आपको बताया था। अंग्रेज़ी ज़बान, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटिक्स, ये 3 मसले हैं। इन पे ग्रिप करने के बाद भी एक मसला अभी बाकी है और वो है अंग्रेज़ी ज़बान। इस पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो अल्फाजों का इस्तेमाल है इंग्लिश के, अगर आप उसको उर्दू में देखेंगे तब भी वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो उसको समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं साथ साथ ये भी आपको बताता रहूँगा कि भाई इस वर्ड का ये मतलब है, ताकि आप पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, दोनों में जो है वो आपको फ़ायदा हो। ठीक है, अब पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं, दोबारा से पाकिस्तान की तरफ चलें। अभी इस बात को छोड़ दें, पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ चलें। आपको 2 किस्म की हुकूमतें नज़र आती हैं, सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत। सूबाई हुकूमत जो सूबे में बनी हुई है, वफाकी हुकूमत जो कि पूरे मुल्क के लिए है। ठीक है, सूबों की बात हो तो हर सूबे के अंदर एक असेंबली मौजूद है, इसी तरह पूरे मुल्क की भी एक असेंबली है। इन असेंबलियों में कौन लोग आते हैं? इन असेंबलियों में अवामी नुमाइंदे आते हैं। कैसे आते हैं? वोटिंग के ज़रिए आते हैं। 2 किस्म के इलेक्शन होते हैं, एक जनरल इलेक्शन होते हैं, दूसरे प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। अवामी नुमाइंदे इन जो है वो असेंबलीज़ में आते हैं दोनों इलेक्शंस में। पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं जिसमें जो पूरे मुल्क की असेंबली है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली, उसके लिए इलेक्शन होता है, उसकी सीट्स के लिए इलेक्शन होता है और आप वोट डालते हैं। और वहाँ जो भी जीत के जाता है उसको हम कहते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, और इसी तरह सूबों के अंदर फिर इलेक्शन होता है, ये प्रोविंशियल इलेक्शंस कहलाते हैं। हर सूबे की अपनी असेंबली है, सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली, KPK असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली। इसके भी सूबाई इलेक्शंस होते हैं एक ही दिन के अंदर, और आप जो है अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं। वो कैंडिडेट्स जो है सूबाई असेंबली में चला जाता है जीत कर, और उसको हम कहते हैं MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। समझ आ रही है बात? फिर 2 किस्म की हुकूमतें बनती हैं। पूरे मुल्क की हुकूमत जो होती है वो वफाकी हुकूमत कहलाती है, फेडरल गवर्नमेंट, और सूबों की जो हुकूमतें होती हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहलाती हैं। सूबों की हुकूमतों में जो सबसे बड़ा होता है वो चीफ़ मिनिस्टर होता है, और जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है उसको हम कहते हैं वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर। तो पूरे मुल्क को के निज़ाम को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, जो कहाँ बैठा हुआ है? नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में, जो कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। ठीक है, और सूबे का जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, जो सूबे का मालिक है,
वो कहाँ बैठता है? वो सूबाई असम्बली में, यहाँ पर आता है। तो ये सब आपको बताने का मकसद क्या है? ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो सब कुछ चल रहा है अभी मुल्क के अंदर, इलेक्शन हुए, ये सब कुछ हुआ, और चीफ मिनिस्टर्स बने सूबों के, और प्राइम मिनिस्टर बना पूरे मुल्क का, 2 किस्म के इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, ठीक है, MPA बने, MNA बने, वजारतें बनी, ये सब कुछ जो हुआ ये तभी मुमकिन हुआ जब पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, उसी की बेस के ऊपर जो है इलेक्शंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि भाई आपको मुल्क में निज़ाम कौन सा चलाना है। बदकिस्मती से मजबूरी है मेरी कहना कि हमारे मुल्क में भी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं है, इस्लामी जमहूरियत नहीं है, जिसके अंदर हर बंदा वोट नहीं डाल सकता, नहीं, जिसको मजलिस शूरा कहा जाता है। सिर्फ अहले इल्म, अहले अमल, सादिक अमीन, पढ़े लिखे लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग, सिर्फ वही जो है वो वोट डाल सकते हैं कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको वज़ीर आला बनाना है। बस आम पब्लिक का काम नहीं होता इसके अंदर कि ठेले चलाने वाला जो है वो भी आके बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ भाई ये आज मेरा मूड है, ये वज़ीर आज़म बन जाए या ये वज़ीर आला बन जाए। आपके मूड के ऊपर चलने लग गए पूरे मुल्क का निज़ाम, तो बात ही क्या है। तो बहरहाल ऐसा इस्लामिक डेमोक्रेसी में नहीं होता, जिसको हम मजलिस शूरा भी कहते हैं। इसमें मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ, ये बताने का मकसद नहीं है मेरा। आपको मैं दोबारा ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अब आप पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, एक नया मुल्क है, तो नए मुल्क को आइन भी चाहिए, ठीक है, इलेक्शंस भी होंगे, इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद 2 किस्म की हुकूमतें बनेंगी, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, ऐसे ही सब कुछ है ना। पाकिस्तान नया मुल्क बना है, अभी ज़रा समझिएगा, मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। लेकिन इन सब के लिए पहली क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की। और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे, सूबाई इलेक्शंस भी होंगे, वफाकी इलेक्शंस भी होंगे, और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म बनेगा, और उसके नतीजे में वज़ीर आला बनेंगे, चीफ़ मिनिस्टर्स बनेंगे, ये सब कुछ होगा ना। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो क्या सब कुछ ऐसा हुआ था? सोचने की बात है, बिल्कुल हुआ था। आपको पता है कब हुआ था? पाकिस्तान का आइन कौन सा था? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस आइन के तहत सबसे पहले सूबों को जो है वो कहा गया था कि आप इलेक्शन लड़ें, सूबों के अंदर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे 1937 में इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद दूसरे इलेक्शंस हुए थे 1945-46 में। इन दोनों इलेक्शंस का फ़र्क ज़रा समझिएगा। 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, इसमें सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि हिंदुस्तानी जो है वो सूबों में अपनी हुकूमतें बना सकते हैं। मतलब जनरल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे हिंदुस्तानी, अपने नुमाइंदे नहीं भेजेंगे। हाँ, प्रोविंशियल इलेक्शंस जो होंगे, मैंने कहा ना 2 किस्म के इलेक्शन होते हैं, जो सूबाई इंतखाबात होंगे, प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, उनके अंदर अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं। हकीकत ये है कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होते ही नहीं थे, ठीक है, मेरी मालूमात के मुताबिक जनरल इलेक्शंस होते ही नहीं थे, सिर्फ प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे। 1937 में भी प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, बस सूबों के लेवल के। 1945-46 के अंदर दोनों इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस भी हुए थे और प्रोविंशियल इलेक्शंस भी हुए थे। हमारी आज की जो है वो असेंबली, इसको हम कहते हैं क्या? नेशनल असेंबली कहते हैं ना पाकिस्तान की, उस वक्त की नेशनल असेंबली। और यहाँ नेशनल असेंबली से कौन बना था? प्राइम मिनिस्टर। कंपैरिजन रखेंगे तो समझ में आएगा। 1945-46 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हुए और जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस जो हुए, इसके नतीजे में तो क्या वहाँ हिंदुस्तान में नेशनल असेंबली थी? नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जनरल इलेक्शंस के नतीजे में। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है, इसके अंदर सीट्स मौजूद हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या बनते हैं? MNA बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी हिंदुस्तान में उस वक्त, उसके भी इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीग ने भी इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग के भी नुमाइंदे यहाँ पर आए, कांग्रेस के भी नुमाइंदे यहाँ पर आए, मरकज़ में, वफाक में,
पहली दफ़ा आए, पहली दफ़ा 1945-46 के इलेक्शंस में। और सूबों के अंदर जो इलेक्शंस हुए वहाँ पर भी 2 किस्म के इलेक्शंस हुए थे पहली दफ़ा 1945-46 में, याद है ना। तो इलेक्शंस तो हो चुके थे पहले ही, 1945-46 में इलेक्शंस हो चुके थे, आइन मौजूद था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी में बाद में अमेंडमेंट करके सूबाई खुद मुख्तारी के साथ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ, आपको विफाक में भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भी आपको मौका दिया गया था कि आप इलेक्शन लड़ लें। दोनों किस्म के इलेक्शंस में हिंदुस्तानी आ सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे इसमें। तो इलेक्शंस भी हो चुके थे, आइन भी मौजूद था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के इलेक्शंस पहले ही हो चुके थे, इस बात को समझिएगा। पाकिस्तान के प्रोविंशियल इलेक्शंस भी पहले ही हो चुके थे 1945-46 के अंदर, और पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस थे वो भी हो चुके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब आप कहेंगे कि ये तो सर हिंदुस्तान था उस वक्त, इंडिया था। भाई इंडिया तो था, लेकिन आप सोचिए ज़रा, पाकिस्तान जिन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहीं के मुसलमानों ने सूबाई इलेक्शंस में हिस्सा लिया, वहीं के मुसलमानों ने जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लिया। उन्हीं मुस्लिम मेजॉरिटी सूबों से मुसलमान आगे आए और प्रोविंशियल इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया, और उन्हीं मुस्लिम मेजॉरिटी सूबों से मुसलमान आगे आए और जनरल इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। समझ में आ गई बात। जैसे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जनरल इलेक्शंस के लिए भी, नेशनल असेंबली के लिए भी एक ही सूबे से अपने नुमाइंदे भेजती है, तो प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए भी उसी जगह से उनके नुमाइंदे जाते हैं, क्योंकि उनके वोटर वहाँ पर है ना। आप एक अकेली शख्सियत हैं, आप 2 वोट कास्ट कर सकते हैं, आप जनरल इलेक्शंस के लिए भी कर सकते हैं और प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हामी हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने 2 लोगों को खड़ा किया है, एक बंदे को उसने खड़ा किया है नेशनल असेंबली के लिए, दूसरे बंदे को खड़ा किया उसने प्रोविंशियल असेंबली के लिए। आप अकेले हैं, ठीक है, और आप इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हैं, तो आप इसके दोनों नुमाइंदों को वोट देते हैं, नेशनल असेंबली के लिए भी, प्रोविंशियल असेंबली के लिए। समझ में आ रही है बात। तो ये सब कुछ हो चुका था। गवर्नर जनरल उस वक्त एक ही था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब तकसीम हो गई 1947 में, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया के ही 2 हिस्से हो गए तो गवर्नर जनरल भी 2 होने चाहिए थे इसी तरीक़ेकार से। अब 2 गवर्नर जनरल जो थे, क्योंकि इलेक्शंस तो हो चुके थे, इस बात को समझिएगा ज़रा, इंडिया की साइड के भी इलेक्शन हो गए, प्रोविंशियल इलेक्शंस भी और जनरल इलेक्शंस भी इंडिया की साइड के भी हो गए, पाकिस्तान की साइड के भी हो गए। गवर्नर जनरल एक था, तो यहाँ पर दूसरा गवर्नर जनरल जो आया, उसको कौन आगे लेके आया ये अभी बताता हूँ आपको। उसको कौन आगे लेके आया ये बताता हूँ अभी आपको। यानी कि, और इंडिया की तरफ जो गवर्नर जनरल आया, वो पता है कौन बना था पहला गवर्नर जनरल इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ही इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना था। ये बड़ी सोचने की बात है कि हिंदुओं ने जो है वो अपने उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने इस पे कोई एतराज़ नहीं किया कि यार लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया आपने अपना। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल बने थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब नया मुल्क बना है तो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए भी असेंबली तो होनी चाहिए। यहाँ पर अब जो असेंबली बनी थी उसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वही असेंबली थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पहली दस्तूर साज असेंबली थी और इसके अंदर कौन थे? इसमें मेंबर थे। जैसे आज नेशनल असेंबली में मेंबर बैठे हैं ना, एमएनए बैठे हुए हैं, इलेक्शन के ज़रिए जीत के आए हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में ये पहली जो असेंबली बनी, पाकिस्तान बनने के बाद इसमें जो मेंबर आए थे वो पहले ही जीते हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से जीत के इसमें आ चुके थे। अब इन लोगों का 2 काम थे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे।
जिन्होंने 1945-46 का जनरल इलेक्शन विन किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे, वही लोग पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर आ गए और इन्होंने पहली असेंबली बनाई। इसका नाम था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली दस्तूर साज असेंबली। और यहाँ पर हेड कौन था? कायदे आज़म, गवर्नर जनरल वो थे। अब इस असेंबली का काम क्या है? नेशनल असेंबली का काम क्या है? मुल्क के निज़ाम चलाना ना। नेशनल असेंबली में वज़ीर आज़म है, पूरे मुल्क के मामला देखना उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। समझ में आ रही है बात आपको? नेशनल असेंबली। तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, जो इधर से आए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से, इनका काम भी मुल्क को, इस नए मुल्क को संभालना है, इसके इंतज़ामात को देखना है। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहा ना दो काम थे, इसके साथ साथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स जो हैं, इनका काम आइन भी बनाना था। इन मेंबर्स का काम क्या था? टेक केयर, मुल्क के निज़ाम को चलाना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी नेशनल असेंबली में बैठे हैं। इस बात को ज़रा समझिएगा, ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये पहली दस्तूर साज असेंबली जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, इसके जो मेंबर्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी इस वक्त की नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, एमएनए हैं, प्राइम मिनिस्टर है। इनका काम पूरे मुल्क का निज़ाम चलाना है। ऐसे ही इन मेंबर्स का काम क्या था? मुल्क का निज़ाम चलाना। लेकिन इस नए मुल्क के निज़ाम के चलाने के साथ साथ इनका दूसरा काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आइन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। क्योंकि ये भी तो एक मसला था, नया मुल्क तो बन गया, उसका निज़ाम तो चलाना है। और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड कौन थे? गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे कि आज की नेशनल असेंबली का हेड कौन है? वहाँ यहाँ पे ये अपना वज़ीर आज़म जो होता है वही होता है। स्पीकर वगैरह जो कौमी असेंबली का होता है, नेशनल असेंबली का होता है, या सेनेट का चेयरमैन होता है, तो डिस्प्ले होते हैं ना, सिर्फ बस पपिट्स होते हैं। मेन तो वज़ीर आज़म ही होता है ना, वही सबको चला रहा होता है। तो बहरहाल ये दो काम थे कि इस पहली असेंबली ने मुल्क का निज़ाम भी चलाना है। याद रहे कि इस असेंबली के साथ साथ सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, ये मत भूलिएगा जी। दोनों किस्म के इलेक्शन हुए थे 1945-46 में, प्रोविंशियल भी हुए थे, जनरल भी हुए थे। तो सिर्फ यही नहीं है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बिल्कुल हमारी नेशनल असेंबली जिसको हम कहते हैं, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि चारों सूबों के अंदर, पांचों सूबों के अंदर, बंगाल में भी उस वक्त वो भी हमारा सूबा ही था पाकिस्तान का, पांचों सूबों के अंदर अपनी अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर जो है वो मेंबर्स मौजूद थे और वो सूबों के मामला देख रहे थे, अपने अपने सूबों के मामला। और ये जो थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नेशनल असेंबली, ये पूरे मुल्क के मामला देख रही थी। और इसके मेंबर्स के दो काम, मुल्क के मामला भी देखना, टेक केयर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यहाँ पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, दोनों काम करना है इन्होंने एक साथ। और इनके हेड कौन है यहाँ पर? कायदे आज़म। अब यहाँ पर ये खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर क्या होती है? कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, कमेटियाँ होती हैं। इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कमेटियाँ होती हैं। कमेटियों का काम है कि आपको आइन बनाना है। ये माहिर एक्सपर्ट लॉज होते हैं जो बैठे हैं, लॉयर्स होते हैं और बड़े बड़े कानूनदान, बड़े काबिल लोग। ये कमेटी के मेंबरान जो हैं ये आइन बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़िम्मेदारी इनकी थी, इन मेंबर्स की नहीं थी जो यहाँ थे। याद रहे, ये तो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये तो पॉलिटिशियंस हैं। आइन बनाना इनको थोड़ी ना पता कैसे बनेगा, ये तो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे जो। इस असेंबली के अंदर जो कमेटियाँ हैं, आप सुनते रहते होंगे, स्टैंडिंग कमेटी का फ़ैसला आ गया, स्टीयरिंग कमेटी का फ़ैसला आ गया, कमेटियाँ बनी होती हैं मुख्तलिफ। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी कमेटियाँ बनी हुई थी और इनका काम क्या था? पाकिस्तान का आइन तश्कील देना। अब कौन सा साल है? 1947, 48 भी हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54, 55, 56 में जाके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956। इतने साल क्या होता रहा? पॉलिटिशियंस की आपस की जंगें चलती रहीं भाई,
1948 में कायदे आज़म का इंतकाल हो गया था। बहरहाल ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया सारा, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कायदे आज़म ने कहा कि भाई सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाएं आप, फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि आगे आने के बाद, आगे कोई भी, आगे जब, क्योंकि ये इलेक्शन तो हर 5 साल बाद होते हैं ना, तो ये जो असेंबली है नेशनल असेंबली, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आप नेशनल असेंबली ही समझें, नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली। 1947 में वज़ीर आज़म सिस्टम नहीं था, वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं था, लेकिन आगे लॉ मेकिंग करके फिर 1948 में वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा निकाला गया। लेकिन इख्तियारात जो थे वो तकरीबन सारे के सारे गवर्नर जनरल के ही पास थे। जैसे वज़ीर आज़म के पास इतने होते हैं हमारे आजकल, उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास पावर नहीं होती थी इतनी, गवर्नर जनरल जो है उसके पास पावर होती थी। बहरहाल तो पहला वज़ीर आज़म जो 1948 में आए थे लियाकत अली ख़ान, ठीक है। उसके बाद दूसरे वज़ीर आज़म आए थे जब इनकी शहादत हो गई थी 1951 में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, इस तरह से 5, 6, 7 वज़ीर आज़म चेंज हो गए। तो बहरहाल इसकी हमारा ये बाद में देखेंगे इसको। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, उस वक्त चले जाइए आप 1947 में, 1947 14 अगस्त, इस दिन जो है 14 अगस्त, इसी दिन जो है इस असेंबली के अंदर सारे मेंबर मौजूद हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आपको अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। गवर्नर जनरल भी मौजूद हैं, कायदे आज़म, और ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है किसके साथ? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। वो गवर्नर जनरल है ना, वो पूरे हिंदुस्तान का था, तो वो हलफ लेगा कायदे आज़म से और अपने इख्तियारात कायदे आज़म को मुंतकिल करेगा, अपने इख्तियारात कायदे आज़म को मुंतकिल करेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त की तकरीब जो हुई थी, इसमें कायदे आज़म के हवाले कर दिए, उनसे हलफ लिया कि आप नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान को ख्याल रखेंगे और ये और वो बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है ये, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये फ्रेमवर्क है। ये क्या है? फ्रेमवर्क। कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, उसकी बाउंड्रीज़ ये होंगी, उसकी बाउंड्रीज़ ये होंगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। चाहे पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बने या दूसरा बने या तीसरा बने, कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, पाकिस्तान में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है 1973 का, ठीक है। तो कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें जो बातें दी गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा लाजमी होंगी। ये है टू द पॉइंट बात। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले पास की गई थी, इसका मकसद समझिएगा। इसको कहते हैं करारदाद मकासद। ये 1948 में पास हुई थी, 1948 में, और इसी पहली दस्तूर साज असेंबली ने ही इसको पास किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, इसी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि इन बाउंड्रीज़, इन पॉइंट्स को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 5-6 पॉइंट्स लाजमी आएंगे। ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब चलते हैं अपने चौथे मसले की तरफ, ठीक है, चौथे मसले की तरफ। अब इसके सेलिएंट फीचर्स वगैरह भी आ जाएंगे साथ साथ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अभी इसके पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा मैं, सेलिएंट फीचर्स अभी आएंगे। अभी पहले ज़रूरी चीज़ें आप नोट कर लीजिए इसके हवाले से। ये क्या है? बेसिक स्टेप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्टेप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी आइन बनेगा, कोई भी आइन बनेगा, कोई भी आइन बनेगा, ये उसका बेसिक स्टेप है कि सबसे पहले उस आइन मेकिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात होगी, ठीक है। ये कब अप्रूव किया गया था? अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, इसकी डेट लिख लीजिए। अप्रूव्ड मतलब कब इसको कबूल किया गया था? 12 मार्च 1949। 12 मार्च, सॉरी मैंने डेट गलत लिख दी थी, साल गलत लिख दिया। 12 मार्च 1949, 1949 को इस्लाम को जो है वो
Islam was declared डिक्लेयर्ड का मतलब होता है ऐलान करना। तो इस्लाम को जो है वो ऐलान किया गया था क्या? एज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एज द फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब बुनियाद, एज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हाँ, ऑल पावर्स, हर किस्म की पावर, हर किस्म का इख्तियार किसको होगा? ऑल पावर्स, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी मतलब खुद मुख्तारी, सेल्फ डिपेंडेंसी, रेस्ट विद ऑल माइटी अल्लाह। रेस्ट मतलब किसके पास है? रेस्ट विद ऑल माइटी अल्लाह। अल्लाह ताला ही मुख्तार कुल है। सॉवरेन पावर मतलब मुख्तार कुल है, मतलब हर किस्म की पावर जो है वो अल्लाह ताला की होगी। अब अल्लाह ताला की पावर होगी हर किस्म की, तो अल्लाह ताला का ही कानून चलेगा। आसान सी बात है, अल्लाह ताला का ही कानून चलेगा। ऑल माइटी अल्लाह। फिर आगे लिखा हुआ है गोल्डन प्रिंसिपल्स, सुनहरी उसूल जो हैं, गोल्डन प्रिंसिपल्स। ये आप देखें बुक के अंदर, पीडीएफ में देखें, ये वहीं से मैं पॉइंट बता रहा हूँ। गोल्डन प्रिंसिपल्स मतलब सुनहरे उसूल जो हैं। कौन से सुनहरे उसूल? फ्रीडम, आज़ादी के, फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, मसावात। इक्वलिटी को खालिस उर्दू में क्या कहते हैं? मसावात, यानी कि बराबरी, आज़ादी, बराबरी, सोशल जस्टिस, मुआशरती इंसाफ, सोशल जस्टिस, मुआशरती इंसाफ, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये गोल्डन प्रिंसिपल्स जो है वो शामिल किए जाएंगे आइन के अंदर। ठीक है। एनंशिएटेड बाय इस्लाम, एनंशिएटेड मतलब जो इस्लाम ने बयान किए हैं। एन अनशिएटेड मतलब बयान किए, एन अनशिएटेड बाय इस्लाम, जो इस्लाम ने बयान किए हैं गोल्डन प्रिंसिपल्स। एनंशिएटेड बाय इस्लाम, जो इस्लाम ने बयान किए हैं सुनहरी उसूल, आज़ादी के, मसावात के, मुआशरती इंसाफ के और जमहूरियत के, ये आइन का हिस्सा बनेंगे। ठीक है भाई। जो बयान किए गए हैं ये एनफोर्स्ड होंगे। एनफोर्स्ड, एनफोर्स का मतलब होता है नाफिज करना। एनफोर्स, नाफिज करना। इन गोल्डन प्रिंसिपल्स को नाफिज किया जाएगा। इन ऑर्डर टू एनेबल पीपल लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम। इन ऑर्डर टू, ताकि, एनफोर्स्ड इनको नाफिज किया जाएगा। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। ठीक है। एनफोर्स, इनको नाफिज किया जाएगा, जो सुनहरी उसूल हैं आज़ादी के, मसावात के, मुआशरती इंसाफ के और जमहूरियत के, जो कि इस्लाम ने बयान किए हैं, इनको शामिल किया जाएगा। इन ऑर्डर टू, किस में शामिल किया जाएगा? आइन में। जो भी आप आइन बनाएं उसको उसमें शामिल करेंगे। इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू पीपल लीड देयर लाइव्स, पीपल लीड देयर लाइव्स, पीपल लीड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। पीपल लीड देयर लाइव्स, लीड का मतलब गुजारना, देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात के मुताबिक।
टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात के मुताबिक। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ये सारी वर्डिंग जो है मैंने लिखी है यहाँ पर, ये आपकी बुक में लिखी है, आप पढ़ें तो सही, वहीं से बता रहा हूँ ताकि आप खुद जो है वो बुक पढ़ने के काबिल आएँ। अभी सेलिएंट फीचर्स नहीं आए इसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, अभी आएंगे, उन पर बात होगी। अच्छा, अब आ जाएं सेलिएंट फीचर्स की तरफ। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, salient features of objective resolution, of objective resolution, objective resolution, objective resolution मतलब करारदाद मकासिद। salient features, features का मतलब होता है खुसूसियात, खुसूसियात। salient मतलब नुमायाँ, यानी कि ख़ास ख़ास खुसूसियात जो हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, वो यहाँ पर लिखी जा रही। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं आपको जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊँगा, 5-6 पॉइंट हैं ताकि बच्चे आसानी से इसको याद भी कर सकें। क्या है पहला पॉइंट यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट, अब लिख नहीं सकता, देखें मैं अब साथ साथ जो है ना ओरली बताता चला जाऊंगा। ये आ गया पहला पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट हैं ये। पहला पॉइंट आ जाइए, पहला पॉइंट साथ साथ पढ़ रहा हूँ, देखिए आप इसमें क्या बात की जा रही है। सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स, हाकमियत। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? हाकमियत, हाकमियत, सोवरेंटी, हाकमियत जो है, सोवरेंटी, सोवरेंटी मतलब हाकमियत जो है ओवर द एंटायर यूनिवर्स, पूरी कायनात पर, बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। वो किसकी है? अल्लाह ताला की है। द पॉलिटिकल पावर, सियासी कुव्वत जो है, इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट, वो सिर्फ जो है एक, सेक्रेड का मतलब होता है मुकद्दस, सेक्रेड का मतलब है मुकद्दस, सेक्रेड ट्रस्ट एक मुकद्दस भरोसा है, मुकद्दस भरोसा है। मतलब जो भी आपको जो है वो पॉलिटिकल पावर दी जा रही है, अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो ये सिर्फ आपका, ये आपका क्या है? सेक्रेड ट्रस्ट, एक मुकद्दस भरोसा है, विच शैल बी एक्सरसाइज बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये जो पावर है जो अल्लाह ताला ने दे दी है आपको, ये आप जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉलिटिकल पावर को, ये सियासी कुव्वत जो आपको दी गई है, पॉलिटिकल पावर, ये सियासी कुव्वत जो आपको दी गई है, आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज मतलब यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के नुमाइंदे, वही नुमाइंदे जिनको लोग वोट डाल रहे हैं। विद इन द लिमिट्स, उन हदों में रह के, विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम, जो कि इस्लाम ने बताई हैं, वो हदें। प्रिस्क्राइब का मतलब है बयान की गई हैं, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब बयान की गई है, बयान की गई है। तो सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स, हाकमियत जो है वो पूरी कायनात के ऊपर, बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, वो अल्लाह ताला की है। द पॉलिटिकल पावर इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट, पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ एक क्या है? मुकद्दस भरोसा है। शैल बी एक्सरसाइज, विच शैल बी एक्सरसाइज, और इस पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, यूज़ कर सकते हैं इस पॉलिटिकल पावर को बहैसियत वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के नुमाइंदे
विद इन द लिमिट्स, उन हदों में रहते हुए, विद इन द लिमिट्स, उन हदों में रहते हुए, प्रिस्क्राइब बाय इस्लाम, जो इस्लाम ने बयान किए हैं। दूसरा पॉइंट है द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो उसूल हैं जमहूरियत के और जो तसव्वुरात हैं जमहूरियत के। ठीक है, तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स मतलब तसव्वुरात, जो उसूल हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं डेमोक्रेसी के। द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, वो उसूल और तसव्वुरात जो कि डेमोक्रेसी के हैं, इक्वलिटी मसावात के हैं, एंड सोशल जस्टिस और माशरती इंसाफ के हैं, एनंशिएटेड बाय इस्लाम, जो कि इस्लाम ने बयान किए हैं, शैल बी एनफोर्स, उनको नाफिज किया जाएगा इन द कंट्री, मुल्क में। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, इसको देखें, इसमें क्या बात कर रहा है, मुस्लिम्स शैल बी एनेबल्ड टू लीड देयर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लाइफ, मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा, मुस्लिम्स शैल बी एनेबल्ड, मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा, टू लीड देयर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लाइफ, कि वो अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी गुजार सकें। इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी, फ़र्द की बात हो रही है, इनफरादी, इंडिविजुअल, इनफरादी वर्ड निकला है फ़र्द से, अकेला इंसान है, अकेला इंसान है वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारे अच्छे से, और कलेक्टिव, इज्तमाही, कलेक्टिव मतलब इज्तमाही। अब क्या कह रहे हैं, मुस्लिम शैल बी एनेबल्ड, मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा, टू लीड देयर इंडिविजुअल, के वो गुजार सके अपनी इनफरादी, लीड देयर इंडिविजुअल एज वेल एज, इसके साथ साथ कलेक्टिव लाइफ, इज्तमाही ज़िंदगी, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब मुताबिक, विद द प्रिंसिपल सेट इन द होली कुरान एंड सुन्ना, उन उसूलों के मुताबिक जो उसूल सेट किए गए हैं होली कुरान और सुन्नत में। चौथा पॉइंट जो है, इसके अंदर क्या बात कर रहा है, अब लिखूंगा नहीं, टाइम जो है थोड़ा रह गया है, इसलिए सुन लीजिए आप। द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ शैल बी प्रोटेक्टेड, हुकूक जो हैं, राइट्स मतलब हुकूक जो हैं, ऑफ द माइनॉरिटीज़, किनके, अक़लियतों के, जो कलील हैं, जो कम हैं, शैल बी प्रोटेक्टेड, उनकी हिफाजत की जाएगी। दे विल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, दे विल हैव द फ्रीडम, उनके पास ये आज़ादी होगी, टू फॉलो देयर रिलीजन, के अपने मज़हब पर अमल करें आज़ादी के साथ, एंड प्रोमोट देयर ओन कल्चर, एंड प्रोमोट मतलब फैलाएं अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, कल्चर मीन सकाफ़त, उनका पहनना कैसा है, खाना पीना कैसा है, लाइक दिस। पांचवा पॉइंट जो है इसमें क्या है, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल स्टेट, पाकिस्तान जो है वो वफाकी तर्ज का होना चाहिए, वफाकी रियासत होनी चाहिए पाकिस्तान की। द प्रोविंसेस विल एंजॉय आटोनोमी, प्रोविंसेस जो है वो एंजॉय करेंगे आटोनोमी, खुद मुख्तारी, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, वो हदें जो कि बयान की गई हैं, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका जिक्र किया गया है, मेंशन मतलब जिनका जिक्र किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हदें बयान की हैं सूबों की, सूबे उन्हीं हदों में रहते हुए जो है अपना काम करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। छठा पॉइंट है द बेसिक राइट ऑफ द पीपल, लोगों के जो बुनियादी क्या हैं, हुकूक हैं, एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और अदलिया की आज़ादी, जुडिशरी मतलब अदलिया, विल बी गारंटीड, इसकी ज़मानत दी जाएगी, गारंटीड, इसकी ज़मानत दी जाएगी। ये 6 पॉइंट थे, ठीक है। आगे भी सुन लीजिए क्या है इसमें। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वॉज टेकन इन हैंड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है वो किसके हाथ में चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है, आइन बनाने का ये जो प्रोसेस जो है, ये किसके हाथ में चला गया, इन हैंड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली दस्तूर साज असेंबली के हाथों में ये टास्क चला गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। अ नंबर ऑफ कमेटीज़ वर कॉन्स्टिट्यूटेड, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गईं, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाई गईं। दीज कमेटीज़ आफ्टर डिटेल्ड स्टडी सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दीज कमेटीज़, इन कमेटियों ने आफ्टर डिटेल्ड स्टडी, बहुत तफसील से तहकीक करने के बाद, सबमिटेड जमा कराई, देयर रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट्स टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली,
दस्तूर साज असम्बली को कि भाई ये लीजिए, बट लेकिन द रिकमेंडेशंस कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड, लेकिन ये जो सिफारिशात आई थी, रिकमेंडेशंस आई थी इन कमेटियों की तरफ से कि ये लीजिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, इन सिफारिशात को मटेरियलाइज जो है वो नहीं किया जा सका। मटेरियलाइज का मतलब यहाँ पर क्या है? मटेरियलाइज का मतलब है अमली बनाना। इन पर अमल नहीं किया जा सका, इन पर अमल नहीं किया जा सका। ठीक है भाई। और क्या है? एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ऑन अक्टूबर 24, 1954। अक्टूबर 24 अक्टूबर 1954 को, क्योंकि कायदे आज़म का तो इंतकाल हो गया था, 24 अक्टूबर 1954 को, 1954 को गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, इन्होंने जो है वो पहली दस्तूर साज असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। इसका मतलब पता है आपको? पहली दस्तूर साज असम्बली को डिज़ोल्व कर देने का मतलब हुकूमत का ख़ात्मा, हुकूमत का ख़ात्मा। इसका ये मतलब है आसान सा, हुकूमत ख़त्म कर दी। जब पहली दस्तूर साज असम्बली ख़त्म मतलब नेशनल असम्बली ख़त्म भाई, नेशनल असम्बली ख़त्म मतलब वज़ीर आज़म ख़त्म। समझ में आ रही है बात आपको? तो गवर्नर जनरल जो थे इन्होंने इस पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को ही डिज़ोल्व कर दिया। अब वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली डिज़ोल्व हो गई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? और ये कब काम किया था इन्होंने? 1954 में। ठीक है भाई। हैंस ड्यूरिंग द 7 years ऑफ द स्टे ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली 1947-1954, हैंस लिहाजा ड्यूरिंग द 7 years ऑफ स्टे, ये 7 साल जो रुके रही कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली 1947 से लेकर 1954 तक, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, मुल्क का आइन नहीं बनाया जा सका ड्यू टू द पॉलिटिकल क्राइसिस, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। जी, पॉलिटिकल क्राइसिस। मार्शल लॉ नहीं लगे थे, मार्शल लॉ नहीं लगे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस थे। ये पॉलिटिशियंस आपस में, सियासतदान आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए थे। जी। एंड द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये स्ट्रगल जो चल रही थी ताकत हासिल करने की, पावर हासिल करने की, अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी पार्टियों के दरमियान। इन 1955 1955 में फिर एक काम और भी किया गया। प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर मर्ज इनटू वन प्रोविंस नोन एज यूनिट। बंगाल को जो है वो मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये जो बाकी 4 सूबे हैं इनको कलेक्टिवली मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान ये कहलाता था। ईस्टर्न पाकिस्तान, मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश था, और वेस्टर्न पाकिस्तान जो है वो ये अभी मौजूदा पाकिस्तान है। इसको उर्दू में कहते हैं मगरिबी पाकिस्तान। वो मशरिकी पाकिस्तान था, सिर्फ अकेला बंगाल सूबा। बाकी ये 4 सूबे क्या क्या थे? वेस्टर्न पाकिस्तान, मगरिबी पाकिस्तान। तो इन 4 सूबों को मिला के एक यूनिट बना दिया गया। क्या किया गया? इन 1955 1955 में 4 प्रोविंसेस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, इस वेस्ट पाकिस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान के, जिसमें बंगाल शामिल नहीं है, वर मर्ज, इनको शामिल कर दिया गया इनटू वन प्रोविंस, एक ही सूबे के अंदर। जी, 4 सूबों का एक सूबा बना दिया जिसको 1 यूनिट का नाम दिया गया। द मेंबर्स ऑफ द सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो हुए और इंतखाबात हुए, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स आगे आए। दिस असेंबली सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, और ये असम्बली जो है वो कामयाब हुई थी पाकिस्तान का आइन बनाने में। और आपको पता है ये सेकंड असेंबली जो कामयाब हो गई थी पाकिस्तान का आइन बनाने में, ये किसने बनवाया था? फ़ौजी जनरल ने, इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने, जो बाद में ख़ुद फिर क्या बने? पाकिस्तान के सदर बने थे। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।